गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हमारी ऑनलाइन क्लास में जो 9th चैप्टर चल रहा है उपसहसंयोजक यौगिक, इसमें हम CFT पढ़ रहे थे, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत की कमियां आज पढ़ेंगे। लास्ट उस पर आ गए हम कि इसकी क्या क्या कमियां हैं। CFT की कमियां, इसमें भी कुछ कमियां रह गई थी तो उनकी बातें करेंगे। सबसे पहला कि CFT के अनुसार जो लिगेंड इनको बिंदु आवेश माना गया। CFT के अकॉर्डिंग CFT ने लिगेंड को बिंदु आवेश माना और जो ऋणात्मक लिगेंड है, तो ऋणात्मक लिगेंडों द्वारा डी कक्षकों का विपाटन अधिक होना चाहिए, लेकिन सर्वाधिक विद्युत ऋणी जो तत्व है हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सबसे दुर्बल लिगेंड होते हैं। तो एक तो ये कमी रही कि जब ये लिगेंड को ऋणात्मक मान रहा है तो जिसकी विद्युत ऋणता सबसे ज्यादा है वो तो सबसे प्रबल लिगेंड होना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता नहीं है। बल्कि लिगेंड कौन सा प्रबल निकला? जिसकी विद्युत ऋणता सबसे कम थी, कार्बन वाला, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, वो सबसे प्रबल निकला। जबकि जो हैलोजन है वो क्या निकले? दुर्बल। तो हैलोजन दुर्बल लिगेंड क्यों है, उनको ये नहीं समझा पाया। अतः हैलोजन प्रबल लिगेंड होने चाहिए थे, प्रबल लिगेंड होने चाहिए थे, लेकिन होते कैसे हैं? लेकिन होते दुर्बल है, होते दुर्बल है। दूसरी चीज, इनसे संकुल यौगिकों के सहसंयोजक गुणों की व्याख्या नहीं होती। संकुल यौगिकों के सहसंयोजक गुणों की व्याख्या नहीं होती, नहीं होती। मतलब भाई संकरण, संकुल यौगिकों की ज्यामिति होती है। अब ज्यामिति होती है तो ज्यामिति तो अपन संकरण के द्वारा ही तो निर्धारित कर सकते हैं। तो इसने तो संकरण की बात ही नहीं की, इसने तो आयनिक प्रकृति मानी, क्योंकि ये आयनिक प्रकृति मानती है, आयनिक प्रकृति मानती है। CFT है जो धातु और लिगेंड के मध्य आयनिक बॉन्ड मानती है। तो सहसंयोजक गुणों की व्याख्या ही नहीं हो रही उससे, ना तो ज्यामिति का पता लग रहा, ना संकरण का पता लग रहा। फिर तीसरी चीज, लिगेंडों की प्रबलता की कोई ढंग से व्याख्या नहीं गई। लिगेंडों की प्रबलता की व्याख्या नहीं की गई, व्याख्या नहीं की गई, नहीं की गई। लिगेंडों की प्रबलता की व्याख्या नहीं की गई। चौथा पॉइंट क्या है आपका? इसमें S और P कक्षकों को महत्व नहीं दिया गया। S व P कक्षकों को, S व P कक्षकों को महत्व नहीं दिया गया, केवल D कक्षकों की बात की गई। DD संक्रमण, D कक्षकों का विपाटन, केवल D कक्षकों के विपाटन की बात की, के विपाटन की बात हुई। तो ये भी इसकी कमी है। भाई S व P कक्षकों का क्या होता है ये तो पता ही नहीं लगा। D कक्षकों को तो विपाटित कर दिया आपने, पर S और P कक्षकों का क्या होता है ये आपको नहीं पता लगा। अगला इसकी क्या कमी थी? जो वर्ग समतलीय यौगिक होते हैं,
स्क्वायर प्लेनर वर्ग समतलीय यौगिक, वर्ग समतलीय यौगिकों में पी कक्षकों के विपाटन को नहीं समझा पाया ये। पी कक्षकों के विपाटन को व्याख्या नहीं करता, समझा नहीं पाता। और लास्ट इसकी क्या है डिसएडवांटेज, कि ये जो आपके अष्टफलकीय यौगिक होते हैं उनमें जो विकृतियां पाई जाती है उन विकृतियों को भी नहीं समझाता। अष्टफलकीय यौगिकों में ऑक्टाहेड्रल कंपाउंड, अष्टफलकीय यौगिकों में होने वाली विकृति को नहीं समझा पाता। तो आपकी ये क्या हो गई, इसकी कमियां हो गई, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन अगला टॉपिक देखेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, अब देखिए अगला टॉपिक, संकुल यौगिकों के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। अगला अपना टॉपिक क्या है, संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक। संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से कारक हैं जिनसे संकुल यौगिक का स्थायित्व प्रभावित होता है? तो सबसे पहला जो कारक है वो है केंद्रीय धातु परमाणु का आकार, सीएमए का आकार। देखो, केंद्रीय धातु परमाणु का आकार अगर बढ़ेगा तो लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के मध्य प्रबल बंध नहीं बन पाएगा, क्योंकि नाभिक की, केंद्रीय धातु परमाणु के नाभिक की लिगैंड से दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब स्थायित्व घट जाएगा, उनके बीच जो बंध बनेगा वो कैसा बनेगा, दुर्बल बनेगा। दुर्बल बंध बनेगा तो स्थायित्व कम रहेगा। इसका मतलब संकुल यौगिक का जो स्थायित्व है वो परमाणु आकार के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। आकार बढ़ेगा तो स्थायित्व घटेगा। तो अपन यूं कह सकते हैं, स्थायित्व इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल 1/CMA का साइज या आकार। ठीक है भाई। केंद्रीय धातु परमाणु दो, मान लीजिए दो संकुल यौगिकों की तुलना कराई, दोनों में संकरण सेम है, ज्यामिति सेम है, लेकिन केंद्रीय धातु परमाणु अलग अलग है। तो वहां पर दोनों का साइज देखो, जिसका साइज बड़ा होगा उसका स्थायित्व कम होगा, जिसका साइज छोटा है उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। दूसरी चीज, दूसरा जो कारक है वो है सीएमए पर आवेश। देखो, अगर सीएमए पर धनावेश बढ़ेगा, मान लो +2 हो गया, +3 हो गया, +4, तो जैसे जैसे धनावेश बढ़ेगा तो ऋणात्मक जो लिगैंड है उनको ज्यादा आकर्षित करेंगे, ज्यादा आकर्षण बल रहेगा तो उनके मध्य प्रबल बॉन्ड बनेगा, प्रबल बंध बनेगा तो उनका स्थायित्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उनका स्थायित्व क्या होगा, बढ़ जाएगा। इसका मतलब स्थायित्व है जो वो सीएमए पर आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो स्थायित्व इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल सीएमए पर आवेश। तीसरी चीज, तीसरा जो कारक है वो है लिगैंड की सामर्थ्य। लिगैंड की सामर्थ्य या प्रबलता।
देखो, प्रबलता, क्षारीय सामर्थ्य या प्रबलता बढ़ेगी तो स्थायित्व भी बढ़ेगा। इसका मतलब लिगैंड की प्रबलता, प्रबलता है जो स्थायित्व के क्या है, समानुपाती है। इसका मतलब सीओ वाले, सीओ अगर किसी में लिगैंड है तो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा और सीएन वाले का कम हो जाएगा, क्योंकि ये प्रबल लिगैंड है, ये दुर्बल है। ठीक है ना, इस तरह से। तो लिगैंड के ऊपर भी स्थायित्व निर्भर करता है। और लास्ट चौथा जो है वो है कीलेट वलय की उपस्थिति। कीलेशन पढ़ाया था ना मैंने, कीलेट वलों की संख्या, जिसमें उसमें मैंने बताया था जब वो चक्रीय संकुल बनाते हैं, चक्रीय संरचना बनाते हैं, तो ऊर्जा की कमी होती है, और ऊर्जा की कमी होती है तो स्थायित्व बढ़ता है। मतलब जितनी ज्यादा कीलेट वलय बनेगी उतना ही ज्यादा स्थायित्व होगा। इसका मतलब कीलेट वलों की संख्या है जो स्थायित्व के क्या है, समानुपाती है। कीलेट वलों की संख्या समानुपाती है। जितने ज्यादा किलेट वाले हैं, जितने ज्यादा किलेट संकुल हैं, वो लिगेंड है, किलेट लिगेंड है, उतना ही ज्यादा क्या होगा आपके लिए, तो उसका स्थायित्व ज्यादा होगा। ये मोस्ट 4 फैक्टर हैं जो कि संकुल यौगिक के स्थायित्व को प्रभावित करते हैं। अब देखिए इनके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं अपन। जैसे ये आपको कंपाउंड दिए गए क्वेश्चन, निम्न संकुलों को स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में लिखो। पहला यौगिक है FeH2O का होल 6 प्लस 3, FeH2O का होल 6 प्लस 3। दूसरा संकुल यौगिक है FeNH3 का होल 6 प्लस 3। तीसरा है Fe ऑक्जेलेटो का थ्राइस माइनस 3। और चौथा है FeCl6 माइनस 3। ये 4 है, तो इनको हमें स्थायित्व के बढ़ते क्रम में लिखना है। मतलब सबसे कम स्थायित्व कौन सा है, कौन सा सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है, इस चीज को हमें देखना है। कैसे करेंगे, तो यहां पर देखो, पहले तो ये चेक करो केंद्रीय धातु परमाणु समान है, आयरन 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 आयरन, इसका मतलब साइज का तो मैटर रहा ही नहीं। दूसरी चीज, केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश, तो देखो H2O उदासीन होता है तो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, यहां NH3 उदासीन होता है तो Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीलेटो पर कितना चार्ज होता है, 1 पर -2, तो 3 पर -6, x -6 बराबर -3, तो x बराबर +3, तो इस पर भी +3। और इधर देख लो x -6 बराबर -3, तो x बराबर +3। इसका मतलब देखो पहले दो फैक्टर तो सेम है, उनसे नहीं निकलेगा, क्योंकि केंद्रीय धातु परमाणु समान है तो साइज का मैटर ही नहीं रहा, आकार का। चारों में केंद्रीय धातु परमाणु का ऑक्सीकरण अंक या उस पर आवेश समान है, +3 +3 +3, तो उससे भी नहीं निकलेगा। अब देखेंगे तीसरी चीज है लिगेंड की प्रबलता। तो आपने लिगेंडों की प्रबलता में पढ़ा था कि देखो ऑक्जेलेटो तो सबसे कम
ऑक्सीलेटो से ज्यादा कौन है? H2O। सॉरी, क्लोरीन सबसे कम है, ऑक्सीलेटो उससे ज्यादा, H2O उससे ज्यादा, और आपका NH3 सबसे ज्यादा। तो ये प्रबलता का क्रम है इन चारों में, प्रबलता। तो जिसमें NH3 है वो सबसे ज्यादा स्थायी होना चाहिए, और जिसमें क्लोरीन है वो सबसे कम। तो मतलब क्लोरीन वाला तो सबसे कम ही है, तो स्थायित्व में सबसे कम कौन है? क्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन सबसे दुर्बल लिगेंड है इनमें। इससे ज्यादा प्रबल कौन सा होगा? ऑक्जेलेटो वाला। लेकिन अब बच्चों एक चीज ध्यान में रखो, ऑक्जेलेटो क्या है? द्विदंतुक लिगेंड। ऑक्जेलेटो क्या है? द्विदंतुक लिगेंड। द्विदंतुक लिगेंड है, तो ये क्या बना सकता है? ये किलेट वाले बनाएगा आयरन से। मान लीजिए ये इस तरह से, अष्टफलकीय हो गया ना, उपसर्ग जनसंख्या 6, तो OX OX इन दोनों का हो गया ये OX। तो देखो वलय चक्रीय संरचना बन रही है। कैसी बन रही है? चक्रीय संरचना। अब ये वलय बन रही है, इस कारण से इसका स्थायित्व तो सबसे ज्यादा होगा। किलेट विलय का प्रभाव सबसे अधिक स्थायी होता है, तो इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा स्थायी हो जाएगा। चाहे लिगेंड दुर्बल है, लेकिन किलेट वाले बनने पर उसका स्थायित्व अपने आप सबसे ज्यादा हो जाता है, तो इसका मतलब ये तो सबसे ज्यादा होगा। इससे इसके बाद H2O वाले का नंबर आएगा, FeH2O का होल 6 + 3, और उससे ज्यादा NH3 वाला का आएगा, FeNH3 का होल 6 + 3, और फिर जाके सबसे अधिक स्थायी ये वाला रहेगा, FeOX का होल 3 - 3। तो देखो ये इनके स्थायित्व का क्रम हो गया। तो आपको सारे फैक्टर देखने होंगे। 4 फैक्टर बताए मैंने। 4 फैक्टर कौन कौन से बताए? एक तो आपका धातु परमाणु का CMA का आकार, फिर CMA पर आवेश, फिर लिगेंडों की प्रबलता, और उसके बाद आपका किलेट वलय की उपस्थिति। और किलेट वलय वाले यौगिक, संकुल यौगिक सबसे ज्यादा स्थायी होते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही और क्वेश्चन है, देखो आप लोगों के लिए, FeCN का होल 6 - 3 व FeCN का होल 6 -2, इनमें कौन ज्यादा स्थायी है? में अधिक स्थायी, और उसका रीजन भी बताना है। अधिक स्थायी कौन सा है और उसका कारण भी हमें एक्सप्लेन करना है, कारण भी बताना है। तो देखो यहां पर पहले दोनों पे देखो कि CMA सेम है, सेम है, लिगेंड भी सेम है, सेम है। चार्ज देखो, अब एक किलेट वाले इनमें है नहीं, तो अब तो क्या देखोगे? एक ही फैक्टर बचा है, कौन सा? केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश। तो आवेश निकालो, इसका x मानोगे, CN साइनो -6, ये -3, तो x बराबर +3। इधर देखो x -6 बराबर -2, तो x बराबर क्या हो जाएगा? +4। बस धनावेश बढ़ गया, +4 में Fe ने +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा दी है, तो इसका मतलब इसका स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा होगा। इस वाले का स्थायित्व ज्यादा होगा भाई, ये ज्यादा स्थायी है, ये कम स्थायी है। इसके बाद एक और क्वेश्चन देखो ऐसा ही, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अगला क्वेश्चन कराता हूं।
क्वेश्चन है TiH2O का होल 6 +2 और TiNH3 का होल 6 +2, इनमें कौन अधिक स्थायी है? तो यहां पर देखो रीजन क्या है, टाइटेनियम टाइटेनियम सेम है, चार्ज भी दोनों पर सेम है क्योंकि दोनों उदासीन लिगेंड है, लेकिन H2O से ज्यादा प्रबल, H2O से अधिक प्रबल क्या होता है? NH3 प्रबल, H2O से ज्यादा प्रबल है NH3, इस कारण से इसका स्थायित्व क्या होगा? ज्यादा, तो ये अधिक स्थायी होगा। तो इस प्रकार से वो आपसे तुलना करवा सकता है। तो ये चारों फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। क्या करना है? ये चारों फैक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। अब अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला टॉपिक एक चीज आती है समग्र स्थायित्व स्थिरांक। समग्र स्थायित्व स्थिरांक, स्थायित्व स्थिरांक, इसको Bn से लिखते हैं। ये क्या है? संकुल यौगिकों के स्थायित्व को का जो अध्ययन करते हैं वो इसके द्वारा ही करते हैं, समग्र स्थायित्व स्थिरांक द्वारा। संकुल यौगिकों के स्थायित्व का अध्ययन, संकुल यौगिकों के स्थायित्व का अध्ययन Bn के आधार पर किया जाता है, मतलब Bn का मान ज्यादा तो समग्र स्थायित्व स्थिरांक ज्यादा होगा, तो स्थायित्व भी अधिक होगा। इसकी जैसे गणना कैसे करते हैं? मान लीजिए कोई ये है यौगिक Ml4, ये कैसे बनाए? देखो मेटल, ये तो क्या है? M तो क्या है? धातु, और L क्या है? लिगेंड। तो इसका निर्माण कैसे हो गया? पहले धातु है, धातु में एक लिगेंड जुड़ेगा तो Ml बन जाएगा। इसके लिए आप द्रव्य अनुपातिक क्रिया नियम से साम्य स्थिरांक निकालो। K1 बराबर क्या होगा भाई? उत्पाद, ऊपर तो उत्पाद की सांद्रता, नीचे क्रियाकारकों की सांद्रता, ये। फिर दूसरे स्टेप में Ml में दूसरा लिगेंड जुड़ेगा तो ये Ml2। इसके लिए क्या हो जाएगा? K2 साम्य स्थिरांक, Ml2 Ml into L। फिर तीसरे Ml2 में एक L लिगेंड जोड़ोगे तो Ml3 बनेगा। इसके लिए K3 का मान क्या होगा? Ml3 अपॉन Ml2 into L। ठीक है भाई। और चौथे अब की बार क्या होगा? चतुष्फलकीय संकुल बन रहा है, Ml3 में एक L जुड़ेगा तो Ml4। इसके लिए K4 का मान क्या हो जाएगा? Ml4 की सांद्रता अपॉन Ml3 की सांद्रता इंटू L। अब अपन को वियोजन स्थिरांक की गणना कैसे करते हैं? Bn बराबर होता है, इसको B4 भी मान सकते हो, 4 स्टेप में हुआ है तो
बी एन बराबर K1 इंटू K2 इंटू K3 इंटू K4। अब देखो इनको करो, आप इन सबको गुणा करोगे तो यहां पर देखो ये इनको लिखो तो ml से ये ml कट जाएगा आपका, ml2 से ये ml2 कट जाएगा, ml3 से ये ml3 कट जाएगा, एल एल आपस में क्या होते जाएंगे, गुणा होते जाएंगे। और लास्ट में एक तो ml4 बचेगा, ऊपर तो क्या आ जाएगा ml4, तो इसको अपन यूं लिख सकते हैं, और एक ये m बचेगा। तो bn बराबर क्या हो जाएगा, bn का मान इन सब वैल्यूज को रखो, K1 K2 K3 K4 की वैल्यू यहां रखोगे तो सब कट जाएंगी। लास्ट में जो बचेगा वो मैं आपको बता देता हूं, ml4 नीचे m इंटू देखो 1l 2l 3l 4l, तो l की घात 4 ये बचेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन यूं भी कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूला बनाऊं तो bn बराबर mln मेटल और लिगेंड जितने आपने यूज में लिए n। इस प्रकार से ये समग्र स्थायित्व स्थिरांक की क्या की जाती है, गणना की जाती है। समग्र स्थायित्व स्थिरांक की क्या करते हैं, हम गणना करते हैं। एक होता है समग्र वियोजन स्थिरांक या अस्थायित्व स्थिरांक, इसको नोट कर लो, फिर अगला दो एक थोड़ा सा और है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए भाई। ये तो समग्र स्थायित्व स्थिरांक कैसे ज्ञात करते हैं वो हो गया। अब आता है समग्र वियोजन स्थिरांक या समग्र अस्थायित्व स्थिरांक, इसका उल्टा। समग्र वियोजन स्थिरांक या समग्र अस्थायित्व स्थिरांक, ये क्या चीज है, ये इसका अपोजिट है। समग्र स्थायित्व स्थिरांक तो स्थायित्व को बताता है, मतलब bn का मान जितना ज्यादा होगा स्थायित्व उतना ही अधिक होगा, bn समानुपाती स्थायित्व। और ये अस्थायित्व को बताता है कि वो टूट जाएगा लिगेंड जो, तो ये इसका व्युत्क्रम होता है। समग्र वियोजन स्थिरांक है जो वियोजन स्थिरांक बराबर 1/bn समग्र स्थायित्व स्थिरांक, ये रिलेशन है दोनों में, ध्यान में रखना। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक संकुल यौगिक के bn का मान 2.1 इंटू 10 की पावर 13 है, तो इसके वियोजन स्थिरांक का मान ज्ञात करना है। वियोजन स्थिरांक का मान दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, bn किसी संकुल यौगिक के लिए 2.1 इंटू 10 की पावर 13, तो वियोजन स्थिरांक क्या हो जाएगा, वियोजन स्थिरांक बराबर 1/bn की वैल्यू कितनी है 2.1 इंटू 10 की पावर 13, ये ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 10 की पावर -13, ये पॉइंट है 10, ये 10 इंटू 10 की पावर -13 अपॉन 21। लेकिन यहां पर मैं क्या करूं, इधर एक जीरो बढ़ा लूं और यहां घात बढ़ा दूं, तो 100 इंटू 10 की पावर -14 हो जाएगा, और ये 21, 20 पंजे 100 होता है, 21 का भाग दोगे तो 4.7 बार जाएगा, 4.7 इंटू 10 की पावर -14, तो ये वियोजन स्थिरांक की वैल्यू होगी। तो ये आ सकते हैं क्वेश्चन, वो आपको bn दे सकता है और वियोजन स्थिरांक पूछ सकता है संकुल यौगिक का,
या इसे दे सकता है, इसे पूछ सकता है, आप दोनों को निकाल दोगे। तो आज के लिए इतना काफी है। अब अपन कल की क्लास में और आगे के यौगिक देखते हैं।